हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं। एडज्वाइंट यानी सहखंडज। इसके पहले पढ़ लिए थे माइनर और कोफैक्टर। तो जो भी माइनर और कोफैक्टर इसके जस्ट पहले वाला क्लास नहीं किया है, सबसे पहले उसको कर ले, तभी यहाँ से सारा बात समझ में आएगा। क्योंकि एडज्वाइंट निकालने में माइनर का भी जरूरत पड़ेगा, कोफैक्टर का भी जरूरत पड़ेगा, तभी हम एडज्वाइंट निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एडज्वाइंट सहखंडज। कल निकाले थे सहखंड, नहीं, आज निकालने जा रहे हैं सहखंडज। एडज्वाइंट क्या होता है, इसीलिए हेडिंग के रूप में डाल चुके हैं एडज्वाइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक वर्ग आव्यूह का सहखंडज कैसे निकलता है। तो यहाँ देखिए हेडिंग से पता है वो स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकलेगा, सहखंडज निकलेगा। नहीं, एडज्वाइंट एलिमेंट का नहीं निकलता, किसी मैट्रिक्स का निकलता है। इसीलिए हेडिंग में देखिए लिखा हुआ है वर्ग आव्यूह का सहखंड, जबकि माइनर कोफैक्टर एलिमेंट का निकलता था। माइनर और कोफैक्टर एलिमेंट का निकलता है, जबकि एडज्वाइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए पहले एडज्वाइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे उसको समझिए। मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया ए बी सी डी ऐसे करके। माना ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम ए बी सी डी करके, एलिमेंट का नाम ए बी सी डी करके दे दिया। ये कितने ऑर्डर का है, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2। हमेशा एडज्वाइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या जिसका जिसका बराबर होगा उसी मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, एडज्वाइंट निकलेगा। तो माना कि कोई एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मेन चीज स्टेप समझते जाइए, फिर परिभाषा तुरंत हो जाएगा। माना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। जैसे ए बी सी डी 4 एलिमेंट है कि ना, इस चारों का क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट पहले वाला क्लास में हो चुका है, खत्म। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको याद होगा। देखिए यहाँ ए का कोफैक्टर, है ना, ए का कोफैक्टर, नहीं, कोफैक्टर को सूचित शॉर्टकट में देखिए, ए का पोजीशन बता दीजिए, पहला रो पहला कॉलम। मेन चीज थ्योरी को समझ जाइए। ठीक है, थ्योरी अगर जैसे समझे सवाल में, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो ए का कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ए का निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी C11। पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए सिखाए थे, दोनों को पहले जोड़िए, 1 1 2। अगर दोनों संख्या का योगफल सम संख्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो शुरू में प्लस लेना, याद है। अगर दोनों का योगफल विषम संख्या होगा तब माइनस लेना, चिन्ह, याद है कि नहीं। तो आप बताइए, आप क्या करते थे, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम उसको क्या करिए, ऐसे डिलीट, क्या बचेगा, डी, यहाँ डी लिख देंगे। यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर डी निकल गया प्लस में। और सबका निकालना है, इन्हें किसी एक का निकालना है। पिछले क्लास में सबका नहीं निकाले थे, मैं सिखा रहे थे कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है, सभी का। अब बी का निकालते, देखिए बी का कोफैक्टर, इसका पोजीशन बताइए, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ देखिए सी, पहला रो दूसरा कॉलम, सी मतलब कोफैक्टर, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दोनों को जोड़िए, 2 1 3। अगर दोनों का योगफल विषम संख्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए,
तो पहले ही माइनस ले लेना। अब काहे होता है इसके पिछले वाला क्लास में बता चुके हैं, माइनस काहे होता है नहीं। आप क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फिर पहला रो दूसरा कॉलम को जैसे डिलीट करेंगे क्या बचेगा, सी। यहाँ क्या लिख देंगे, सी। समझ रहे हैं। फिर आप सी का निकालिए, सी ये वाला एलिमेंट का, सी का कोफैक्टर। चले इसका बताइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दोनों को जोड़िए, 2 1 3, विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, पहले माइनस लगा दीजिए। अब दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट कर दीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम ऐसे ढक दीजिए, क्या बच रहा है, बी बचा, यहाँ पर बी लिख देना है। नहीं समझ रहा, आप डी का लिखना है, डी का कोफैक्टर, इसका पोजीशन, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, नहीं लेकिन दोनों को जोड़िए, 2 में 2 जोड़िए, 4 नहीं हो गया। ये कैसा संख्या है, सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर रहने पर सिंबल साइन क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, नहीं। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, शांत रहिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना, ए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिए, उसके बाद क्या करिएगा, एक नया मैट्रिक्स मानना है। ध्यान से देखते रहिए। आप माना कि इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, लेट, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लेट। अगर उसका नाम, ध्यान दीजिए, अगर दिए गए मैट्रिक्स का नाम ए माने है, आप नया मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर दीजिएगा दूसरा। जैसे ए माने है तो इसका दूसरा नाम बी दीजिए, सी दीजिए, डी दीजिए। हाँ, ए को छोड़कर बाकी जितना 26 अक्षर हो रहा है उसको छोड़कर बाकी कोई भी यूज कर लीजिए। 26 में से 25 एक का यूज हो चुका है। अब एक नया मैट्रिक्स नाम बी देंगे। अब क्या होगा समझिए फिर से, आप प्रत्येक एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकाले हैं उसी के स्थान पर, जैसे ए का जो कोफैक्टर निकला है उसी को ए के स्थान पर ये कोफैक्टर चला जाएगा। नहीं बुझ रहे, तो ए का कोफैक्टर कितना निकला, डी। तब ए जहां भी है, यहाँ है ना, या पोजीशन से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ लिखे पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि एक बार समझाने के लिए हम सब एलिमेंट को लिख रहे हैं, बाद में खाली हम पोजीशन लिखेंगे, एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर डी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। अब खाली कोफैक्टर लिखाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर माइनस सी, नहीं समझ रहे। और दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा रो पहला माइनस बी, है ना, दूसरा रो पहला कॉलम पोजीशन के साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ बोलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम ए। अब ऐसा नहीं कि जिधर मर्जी हो उधर लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, पोजीशन के साथ लिखिएगा जिसका जहाँ पोजीशन है। समझे कि नहीं, ये समझे पोजीशन। अब क्या करिएगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज। अगर ये सीख लिए सवाल अपने से बना लीजिएगा, कोई जितना काम यहाँ हुआ सवाल में भी वही काम होगा। आप क्या करेंगे, चले बी का ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज याद है, कॉलम को रो बना देना, हाँ ऐसे कॉलम को ऐसे रो बना देंगे, क्या हो जाएगा, डी माइनस बी, फिर क्या होगा माइनस सी है ना, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के यहाँ रख देते हैं। ये हो गया, बी का ट्रांसपोज कर दिए। अब बी का जो आपने ट्रांसपोज किया, इसी को इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कहा जाता है। नहीं समझे, इसी बी के ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कहलाता है। नहीं बुझे, और उसको लिखते कैसे है, शॉर्ट में देखिए, एडज्वाइंट का पूरा नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट ऐसे लिखिएगा, एडज्वाइंट। चला ये देखिए, हाँ एडज्वाइंट को यहाँ पर देखिए, एडज्वाइंट को शॉर्ट में लिखेंगे ए डी जे। नहीं समझे, ए डीजे, इसको पढ़ेंगे एडज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे, एडज्वाइंट। अब जो मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, अगर ए मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं
तो ए लिखिएगा। यहाँ अगर बी मैट्रिक्स का निकालते तो बी लिखते, सी मैट्रिक्स का निकालते तो सी लिखते, डी मैट्रिक्स का निकालते डी लिखते। नहीं समझे? तो इसी बी के ट्रांसपोज को ही एडज्वाइंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी ए आव्यूह का सहखंडज। हिंदी में क्या कहेंगे? ए आव्यूह का सहखंडज। नहीं, सहखंडज हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, एडज्वाइंट ही बोलते रहेंगे। ठीक है, एडज्वाइंट। चले लिखिए, कितना हो गया? डी माइनस बी, यहाँ पर माइनस सी ए, माइनस सी ए, यही हो गया इस ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट। यही हो जाएगा आंसर। ये थियोरेटिकल टर्म में बता दिए। अब जैसे सवाल आएगा, एक भी सवाल अब रुकने वाला नहीं है, जैसे इसमें काम किए उसी तरह से जितना भी आप सवाल पूछेगा प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग एडज्वाइंट अब निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस यही करना है, कोई भी दूसरा चीज नहीं करना है। नहीं समझे? आप देखिए, अगर कोई इसको परिभाषित करना चाहता है तो कैसे करेगा, सुन लीजिए। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? वैसा वर्ग आव्यूह। नहीं बुझे? सबसे पहले तो एक वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, पहले मानना होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बी मान लेंगे, तब बी का जो ट्रांसपोज करेंगे उसी को ए का ट्रांसपोज कह देंगे, सॉरी एडज्वाइंट कहेंगे, उसी को ए का एडज्वाइंट कहेंगे। नहीं समझ रहे हैं? इसको आप वर्किंग रूल में अगर लिखाना चाहें कैसे कैसे लिखना चाहिए, देखिए वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम, मतलब ये आप कौन कौन सा काम किए यहाँ, इसको क्या कहते हैं? कार्यकारी नियम। ये किसके लिए कार्यकारी नियम लिख रहे हैं? एडज्वाइंट के लिए। किसके लिए? एडज्वाइंट के लिए। मतलब एडज्वाइंट निकालने के लिए आप कौन कौन सा काम किए या कौन कौन सा काम कीजिएगा एडज्वाइंट निकालने में, उसी को लिखते हैं किसमें? कार्यकारी नियम में। नहीं समझे? तो सबसे पहला काम, दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लेना है। अगर नाम पहले से ए दिया है तो नहीं मानेंगे, अगर नाम नहीं देगा तो हम लोग ए मान लेंगे। जरूरी नहीं कि ए ही मानेंगे, सी ए मान सकते हैं, डी ए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चले, दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लेना है। पहला काम क्या करेंगे? दिए गए मैट्रिक्स को क्या मान लेना है? मैट्रिक्स को ए मान लेना है। नहीं समझे? मान लेना है। इंग्लिश वाला लिखेगा लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, यानी दिए गए मैट्रिक्स को क्या मानेगा? ए मानेगा। इंग्लिश मीडियम वाला ऐसे लिख लेगा, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, यानी दिए गए मैट्रिक्स को ए मानेगा। फिर क्या करेगा? इस ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेगा। नहीं समझा? तो दूसरा काम क्या होगा? मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर ऐसे हिंदी में कहते हैं सहखंड, नहीं, कोफैक्टर ज्ञात करना है। नहीं समझे? चले, यानी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इंग्लिश मीडियम वाला क्या करेगा? फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेगा। इंग्लिश मीडियम वाला इसे लिखेगा। नहीं समझ रहे? चले, उसके बाद फिर अभी और काम करेंगे, तत्काल स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः तीसरा नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चले अब तीसरा पॉइंट क्या देखिए वर्किंग रूल का,
कि हम लोग कहाँ तक निकाल चुके थे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद एक लेट बी बी अ न्यू मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर कोफैक्टर, यानी जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले है प्रत्येक एलिमेंट का, उसी का एक नया मैट्रिक्स नाम देना है बी। उसी का नाम क्या दे देना है, बी नाम दे देना है, ठीक है। अरे देखिए तो क्या हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, लेट बी बी अ न्यू मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर कोफैक्टर, यानी प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर जो निकाले हैं उस मैट्रिक्स को हम लोग एक नया मैट्रिक्स नाम क्या दे देंगे, बी। यानी माना कि प्रत्येक एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकाला है उसका जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसका नाम बी रख देना है, जैसा कि आप पहले समझ गए। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या है कि बी का ट्रांसपोज कर देना। बी के ट्रांसपोज को बी पर ऐसे डैश लगाते हैं या टी भी लिखते हैं ना, ऐसे बी पर पावर टी भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज। आइए देखिए, तो बी के ट्रांसपोज को ही इस मैट्रिक्स ए का एडज्वाइंट कहते हैं, और जिसे सूचित करेंगे से एडज्वाइंट, यहाँ आई छूट गया, एडज्वाइंट ए, या शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ए डी जे ऑफ ए, यानी इसको पढ़ना है एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का सहखंडज, नहीं एडज्वाइंट, इसको ऐसे सूचित करें। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी बी के ट्रांसपोज को इज कॉल्ड कहा जाता है एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसे सूचित किया जाता है, और इसे सूचित किया जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ देखिए ईट भी छूटा था, इसी का ईट भी हटा दीजिए, इट। एंड इट इज डिनोटेड बाय एडज्वाइंट ए, या शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब सूचित कैसे करेंगे, समझ गया ना, इसको सूचित करेंगे इस, हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख करके हम हमेशा ऐसा लिखा करेंगे। इसको पढ़िएगा एडज्वाइंट ऑफ ए, समझिए। अब हम लोग चलते हैं, अब इसका सवाल को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी हो गया, अब सवाल जैसे थ्योरी पढ़े हम लोग सेम उसी प्रकार से सवाल भी बनेगा, समझे कि नहीं। जैसे जैसे बनाए थे अब आप क्वेश्चन को निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं घर में, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। इसमें लैंग्वेज सब नहीं लिखना है, जैसे वो ए नहीं मैट्रिक्स माने थे ऐसे ए बी सी डी नहीं, लास्ट में आंसर जो लिखे वहीं तक इसको लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग बताएंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, पुनः अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।